दोस्तों सभी को नमस्कार। एक नए सेशन के अंदर मैं विकास फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो, हरियाणा में एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो पीजीटी के इंटरव्यू शुरू किए हैं उसमें बच्चों से तरह तरह के क्वेश्चन किए जा रहे हैं। यहाँ पर आज हम बात करेंगे जो सिचुएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है। आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है कि आप बताइए इस सिचुएशन में क्या करोगे। तो उसी तरह के जो क्वेश्चन मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक सेशन हम इसका कर चुके हैं और एक सेशन आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक जो अध्यापक होता है उसको अपने विषय की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, वो तो फर्स्ट है। लेकिन इसके साथ के साथ उसके अंदर जो सिचुएशन आती है, जो रूटीन की जो चीज़ें नहीं होती, तो उनसे भी निपटने की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। जब आप स्कूल के अंदर ज्वाइन करोगे या भी बहुत सारे साथी पढ़ाते भी हैं, तो इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आती रहती है और वहाँ पर हमारी स्टेट ऑफ माइंड देखी जाती है कि किस तरह से उससे हम निकलते हैं। तो आपका इंटरव्यू लेंगे जो भी पैनल है, वो ये देखना चाहता है कि ये व्यक्ति खाली अपने सब्जेक्ट तक ही सीमित है या दूसरी तरफ दूसरी चीज़ों का भी, या सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये किस तरह से चीज़ों को हैंडल करेगा, वो भी इसको ज्ञान है या नहीं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आप लोगों से वहां पर किए जाएंगे। ठीक है। तो एक दोस्तों परफेक्ट अध्यापक वही होगा जो दोनों का तालमेल जिसके अंदर बेहतर होगा ना, सब्जेक्ट का भी और बाकी इनका, वो बेहतर अध्यापक कहलाएगा। तो आज इस तरह के जो क्वेश्चन है मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन पहले आप लोगों से, हमारे साथियों से पूछे गए हैं और आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसके 6 क्वेश्चन है दोस्तों, मैं अपने पहले सेशन के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। जो भी छात्र नए हैं वो देख लेना उसको। एक अभिभावक आरोप लगाता है कि आप उसके बच्चे को उचित ध्यान नहीं दे रहे, तो इस स्थिति को कैसे संभालोगे। कई बार सिचुएशन आ जाती है, कोई भी आएगा, बच्चे के माता पिता आ जाएंगे और वो आप पर ये आरोप लगाते हैं कि आप हमारे बच्चों को ठीक ढंग से नहीं पढ़ाते, आप हमारे बच्चे के प्रति आपका दृष्टिकोण अलग है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन के अंदर आप क्या करोगे, वहां पर आपने सोचना पड़ेगा। सोचिए आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले तो हमने अपना धैर्य बनाए रखना है, हमने उत्तेजित नहीं होना है, क्योंकि हमारा काम ही बच्चों को बेहतर ढंग से सिखाना है, उनको आगे लेके जाना है। ठीक है, हमारे लिए बच्चे हैं, वो ही हमारा सब कुछ है, क्योंकि उनको ही हमें पढ़ाने के लिए स्कूल के अंदर लगाया गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें शांतिपूर्ण, जो भी उसके माता पिता आएंगे, यदि कहीं पर ऐसी जगह पर आए हैं वो, आप स्टाफ रूम में हो या कहीं पर मीटिंग रूम में है, तो हम उनको वहां पर बैठाएंगे, उनको पानी पिलाएंगे और शांति से फिर उनकी बात को, उनके पहले उनके पक्ष को सुनेंगे कि ये क्या चाह रहे हैं और किस तरह की इन्होंने, इनके सामने बात रखी गई है, बच्चे ने रखी हो या ये खुद ही ये सोचते हो। तो हम क्या करेंगे, उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे और चिंताओं को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। उसके बाद छात्र के प्रदर्शन और मेरे द्वारा किए गए प्रयासों का वितरण दूंगा मैं। आप कई बार जैसे पेरेंट्स आ जाएंगे, वो ये कहते हैं कि जी आपने बताइए आपने क्या किया। हम कई बार क्लास के अंदर टेस्ट लेते हैं और लेने के बाद जो भी बच्चा स्कोर करता है उसका रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। फिर उसके बाद हम बच्चे को कोई काम भी देते हैं, बच्चा काम नहीं करके लेकर आता तो हम उस पर नोट भी चढ़ा देते हैं कि भाई काम पूरा नहीं किया, या फिर हम अभिभावक के नाम भी नोट दे देते हैं कि भाई आपके बच्चे ने काम नहीं किया। तो इस तरह की जो भी चीजें हम प्रयास करते हैं वो सारी चीजें उनके सामने रखेंगे कि हमने आपके बच्चे के लिए ये सारी चीजें प्रयास की हैं और इसको आप देख भी सकते हो। यदि आपने ऐसा किया तो हम उसको ये दिखा सकते हैं। उसके बाद हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि हम ही ठीक हैं, हो सकता है कि उसके पेरेंट्स भी ठीक हो, कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हुई हो। तो यदि ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम उसको मानकर अपना दृष्टिकोण बदलने की कोशिश करेंगे और उसके लिए कोई और तरीका लगाएंगे। तो यानी एक टीचर का जो व्यवहार होना चाहिए ना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हमने एक बात पर अटक नहीं रहना चाहिए कि मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ठीक है, हो सकता है कि जाने अनजाने में कई बार हमसे भी गलती हो जाती है,
तो अगर ऐसा होता है तो हमने वहां पर अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपना जवाब दे सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संवाद की कमी से छात्रों पर असर हो रहा है, आप क्या कदम उठाओगे। यहाँ पर हम बात की है नहीं दोस्तों, हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं और जो उनके अभिभावक हैं उनके साथ हमारा जो संपर्क हो पाता है वो महीने के अंदर या 2 महीने जो पीटीएम होती है उसी के दौरान हो पाता है। तो वैसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आजकल तो फोन भी आए हुए हैं, कई बार मोबाइल से भी बात हो जाती है, यदि बच्चा ज्यादा दिन लेट नहीं है, स्कूल नहीं आता तो हम कॉल कर लेते हैं। तो ये ही क्वेश्चन है कि अभिभावक और शिक्षकों के बीच संवाद की कमी से छात्रों पर असर हो रहा है, यानी आप अध्यापक और बच्चे के जो पेरेंट्स है ना उसके साथ आपका संवाद नहीं हो पा रहा, और इससे बच्चों की पढ़ाई पर भी और उनके जो दूसरा उसके व्यक्तित्व का जो विकास है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो। एक तो दोस्तों हम ये करेंगे कि जो मीटिंग होती है ना, पीटीएम होती है, हो सकता है उसकी अवधि बढ़ा दी जाए, थोड़ी बहुत उसकी अवधि बढ़ा दी जाए। अगर महीने में होती है तो उसको हम 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, यानी माता पिता के साथ हमने मेल जोल तालमेल उसका बढ़ाना, उनके टच में आना है। तो पहला काम ये हो सकता है। दूसरा, कई बार यदि ऐसा नहीं पॉसिबल हो, पेरेंट्स भी वर्किंग है कहीं पर, वो आ नहीं सकते, उनके पास भी टाइम नहीं है और ना स्कूल मैनेजमेंट के पास इतना टाइम होता कई बार कि वो हैंडल करने के लिए। तो आजकल आप देखोगे दोस्तों बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल है ना वो क्या कर लेते हैं, एक ऐप डेवलप करवा लेते हैं, और जो टीचर होगा उसका क्लास टीचर वो सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करता है, वो देख लेता है कि किसी अभिभावक का क्या मैसेज आया अपने बच्चे को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों हम जैसे कि स्कूल में एक प्रभावी संवाद मंच जैसे मोबाइल ऐप या पोर्टल स्थापित कर सकते हैं, और बहुत सारे स्कूलों में ऐसा होता भी है। आप ये भी दे सकते हो कि जैसे व्हाट्सएप हमने ग्रुप बना लेते हैं बच्चों के स्कूल के, उनमें भी हम मैसेज डाल सकते हैं और वहां से भी कई बार पेरेंट्स हमारे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और एक ओपन डोर नीति लागू करूंगा ताकि अभिभावक किसी भी समय पर अपने मुद्दे को उठा सकें। दोस्तों एक तो होता है फिक्स टाइम, आप फिक्स टाइम है कि तभी अध्यापक आपसे आकर अध्यापक से अभिभावक मिल सकते हैं, या कई बार ऐसा हो जाए कि बहुत जरूरी है बच्चों से तो हम ओपन डोर कर भी, कोई भी बच्चा है उसके यदि पेरेंट्स मिलना चाहें तो किसी दिन भी आ सकते हैं इस समय, उनके लिए हम इस तरह भी, ये नहीं कि खाली जो महीने में या 15 दिन में जो पीटीएम होगी खाली उसी में आकर मिले, वो बीच में भी मिल सकते, ठीक है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होगा यहाँ पर, बच्चे के माता पिता के बाद जो संवाद करना, जो गैप हुआ है, और जो बच्चे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करके और ज्यादा से ज्यादा जानकारी उनके बच्चों की उनके पेरेंट्स के साथ शेयर करके बच्चे में सुधार करना, उसको उचित मार्गदर्शन देना। तो ये चीजें हम इन मंचों के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद परीक्षा में आप देखते हैं कि कुछ छात्र नकल करते हैं, आप क्या करोगे। देखते हैं तो दोस्तों यदि आपको ये लगता है कि आपका एक क्लास का बच्चा है परीक्षा के अंदर नकल करता है तो आप क्या करोगे। नकल को मान्यता नहीं दी गई है, नकल को हम एक अपराध मानते हैं। तो पहले तो यही बताना पड़ेगा बच्चे को कि जो आप नकल करते हो ये एक अपराध की श्रेणी में आएगा, ये एक अपराध है। तो हम क्या करेंगे, तुरंत नकल रोकते हुए छात्र को परीक्षा से ये समझाएंगे कि भाई निष्पक्ष जो आप काम करोगे ना वो ठीक रहेगा, जो नकल करने लग रहे हो ये एक अपराध है, ये हम उसको बताएंगे। बाद में संबंधित छात्र का व्यक्तिगत बात करेंगे और उसका सही मार्गदर्शन करेंगे। भविष्य में नकल रोकने के लिए सख्त निगरानी और परीक्षा प्रणाली में सुधार करेंगे। तो दोस्तों पहले तो हम उसकी काउंसलिंग भी करेंगे, ऐसा है ये कि भाई खाली काउंसलिंग काउंसलिंग से काम चलेगा। जब बच्चा नकल करता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे भी कुछ लूप होल होते हैं उनका भी सहारा ले लेता है। तो हमने अपनी जो परीक्षा प्रणाली है उसको और सख्त बनाना पड़ेगा ताकि बच्चे को ये इसका पहले ही आभास हो जाए कि मैं नकल किसी भी तरीके से नहीं कर सकता। यहाँ पर काउंसलिंग भी चलेगी और सख्ताई भी चलेगी, और उसको हमने मोटिवेट भी करना पड़ेगा कि नकल करके आप जीवन के अंदर सफल नहीं हो सकते। तो ये चीजें हमने बच्चे को बतानी पड़ेंगी और उसको ईमानदारी और परिश्रम का महत्व बताना पड़ेगा।
आप देखते हैं कि छात्र ईमानदारी, सहानुभूति और अनुशासन जैसे मूल्यों को नहीं अपनाते। आप इसे कैसे सुधारोगे? दोस्तों, आज के जो समय की जो बात करें ना, मैं इस मंच पे ये बात आज रखना चाहता हूँ कि ये समस्या आजकल खाली बच्चों की नहीं है। ये खाली समस्या बच्चों की नहीं है कि आजकल तो ये नैतिक मूल्य हैं, ईमानदारी, सहानुभूति, अनुशासन, ये बच्चों के नहीं हैं। ये दोस्तों आजकल हम ये देखते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर कोई नई जनरेशन के जो टीचर आने लग रहे हैं, उनके अंदर भी जो मैं अपने पर्सनल व्यू देने लग रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोगों के लिए अलग हो, जो मैंने नोट किया है कुछ दिनों में, तो इनके अंदर भी इन चीज़ों की कमी देखने को मिलती है। अब इनके लिए हम इनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, हम इसको सोसाइटी के या जहाँ पे ये पढ़ के आए हैं या परिवार है, कहीं ना कहीं उनकी भी कमी रही होंगी। ठीक है, तो इसके पीछे ये कांड रहे होंगे। और आज बच्चों की तो अगर देखें तो इनमें बिल्कुल ठीक है, ये नैतिक मूल्य है ना, जो मोरल वैल्यू है, ये खत्म होती जा रही है। ठीक है, पहले एक अध्यापक और बच्चे के बीच बड़ा एक सम्मान का रिश्ता होता था, लेकिन अब ये खत्म हो गया है। इसके लिए अध्यापक भी जिम्मेदार हैं और कुछ बच्चे भी। ठीक है, तो आज इसी विषय पर हम देखते हैं, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। आप देखते हैं कि छात्र ईमानदारी, सहानुभूति या अनुशासन जैसे मूल्यों को नहीं अपनाते। आप इसे कैसे सुधारोगे? तो दोस्तों, पहले हमारे को ना, जैसे हम पढ़ते थे तो पर्टिकुलर कुछ बुक होती थी, जैसे भाई मोरल एजुकेशन की, उसके अंदर सोसाइटी की रिलेटेड कुछ ऐसी कहानियां होती थी जो इन चीजों को आगे बढ़ाने का काम करती थी। धीरे धीरे हमने देखा कि सिलेबस से वो चीजें गायब होती चली गई। अब पिछले 2-3 साल से शायद अब सिलेबस में आई है वो। तो हमने क्या करना चाहिए, बच्चों को, छात्रों को नैतिक कहानियां, उदाहरण और चर्चाओं को कक्षा में शामिल करना चाहिए। और वास्तविक जीवन में मूल्यों के महत्व को समझाने के लिए एक सह अध्ययन और सेवा आधारित प्रोजेक्ट आयोजित करना चाहिए। हमने दोस्तों रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है ना, इन चीजों के महत्व को बढ़े तो हम उसके लिए हमको इसको प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं। और दोस्तों, मान लीजिए आपके स्कूल के अंदर किसी बच्चे को पैसे मिलते हैं कहीं पर, या कोई सामान, किसी की बुक मिल जाती है और वो बच्चा आपको देता है कि मेरे को ये मिले, तो हम प्रेयर के अंदर या सब बच्चों के अंदर उसका नाम लेके उसको कुछ थोड़े बहुत जो भी प्राइज देके उसको हम वहाँ पे सम्मानित करेंगे ना, तो दूसरे बच्चों के अंदर भी वो मैसेज जाएगा। इस तरह से हम ये बता सकते, मैसेज दे सकते हैं। और जो हमारे इतिहास के अंदर इस तरह के जो व्यक्ति रहे हैं, जो रोल मॉडल बन सकते हैं, उनके बारे भी हमें बातें कर सकते हैं। और जो स्कूल के अंदर सकारात्मक या इस तरह के जो काम करते हैं बच्चे, उनके एग्जाम्पल रख सकते हैं, उन बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। और इस मुद्दे पर हम जब पीटीएम होती हैं तो पेरेंट्स के साथ भी बातें कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल दोस्तों, हम ये कहते हैं कि भाई एक जो बच्चा होता है ना, वो अध्यापक को देखकर सीखता है। तो हमने अपने आप भी स्कूल में ये जो चीजें हैं ना, ये इनका प्रदर्शन हमको भी करना पड़ेगा। यदि हम ही इनका प्रदर्शन नहीं करेंगे तो बच्चों से हम डिमांड करते हैं कि बच्चे ईमानदारी, सहानुभूति और अनुशासन दिखाएं, और हम वहां पर दिखाने नहीं लग रहे। और एक बच्चा जब हमारे साथ ऐसा करता है तो फिर हम उसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ये तो गलत है। तो एक अध्यापक को भी अपने आप को इसी तरह से वहां पर रखना पड़ेगा। परिवार के अंदर जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी इसी तरह से रखना पड़ेगा। नियम दोनों नहीं, दोहरे नहीं चलेंगे, वहां पे अलग वहां पे अलग, अपने लिए अलग बच्चों के लिए अलग। जब एक नियम होंगे तो बच्चों में सुधार जरूर देखने को मिलेगा। तो ये चीजें हमने शामिल करनी पड़ेंगी। आप वहां पर अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से ये जवाब दे लेना, मैंने आपको एक व्यू बता दिया। आपकी कक्षा में एक विशेष आवश्यकता वाला छात्र जो अन्य छात्रों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा, आप क्या करोगे? अब दोस्तों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वो होते हैं जो सीखते तो हैं, लेकिन वो अतिरिक्त सहायता से सीखते हैं। वो सामान्य क्लास में सामान्य जो बच्चे होते हैं ना, उस रफ्तार से सीख नहीं पाते। ठीक है, ये एक जो नॉर्मल तरीके से हम एक लेक्चर डिलीवर कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा भी उसको सीख लेगा, वो सामान्य बच्चों के साथ उस स्पीड में नहीं सीख पाएगा। और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या कहा गया है कि हमने सभी बच्चों को एक ही साथ एक ही छत के नीचे पढ़ाना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे?
इन बच्चों की दोस्तों अतिरिक्त डिमांड होगी, इसके लिए आपको अध्यापक को अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा, अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरे टीचिंग मेथड लगाने पड़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस छात्र की विशेष जरूरतों को समझने के लिए विशेषज्ञों और अभिभावकों से परामर्श करूंगा। हम उसके पेरेंट्स से भी बात करेंगे, ठीक है। और जो उसके बाद सहपाठियों को सहानुभूतिपूर्ण समावेशी बनाने के लिए जागरूक सत्र आयोजित करूंगा और छात्रों के लिए कस्टमाइज लर्निंग प्लान तैयार करूंगा। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज निकल कर आई है कि यदि मेरी क्लास के अंदर इस तरह का जो बच्चा है तो उसके लिए मेरे को अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को अभिभावकों से भी बात करनी पड़ेगी, मेरे लिए उसके लिए अतिरिक्त समय भी निकालना पड़ेगा, अतिरिक्त जो टीचिंग मेथड है उनका प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम फिर उसको आगे लेके जा सकते हैं। एक होशियार छात्र कक्षा में उबाऊ महसूस करता है क्योंकि वह बाकी छात्रों से तेज है, आप इसे कैसे संभालोगे। तो दोस्तों मैंने अभी बात की थी, क्लास के अंदर तीन तरह के बच्चे होंगे आपके। एक तो प्रतिभाशाली होगा, एक सामान्य होंगे, एक पिछड़े होंगे। एक टीचर को ना दो के लिए अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, एक तो प्रतिभाशाली के लिए और एक पिछड़े के लिए, दोनों के लिए उसको अलग से काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो प्रतिभाशाली होते हैं ना उनका दिमाग और मांगता है, ये कहते हैं ना ये दिल मांगे मोर, वो और मांगेंगे। एक आपने क्वेश्चन दे दिया एवरेज के हिसाब से नॉर्मल, एक 5 मिनट में ये हो जाएगा, वो उसको 3 मिनट में कर लेगा। 3 मिनट में करने के बाद 2 मिनट या तो दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करेगा या फिर इस तरह से बैठ जाएगा। तो यहाँ पर एक अध्यापक को उनके लिए अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, और अतिरिक्त कार्य क्या होगा, उनको हमने और चुनौतीपूर्ण कार्य देना पड़ेगा और प्रोजेक्ट देना पड़ेगा। और फिर हमने ये भी करना पड़ेगा कई बार, भाई यदि आपने ये काम कर लिया है ना, आपने कर लिया तो आपका साथी है इसको ये नहीं आता, आप इसकी हेल्प कीजिए। तो फिर हमने उनको उसको एक लीडर की भूमिका भी देनी पड़ेगी, और उसके लिए हमने अतिरिक्त कक्षाएं या अतिरिक्त पाठ्यक्रम का भी प्रबंध करना पड़ेगा ताकि वो और बेहतर कर पाए अपने फील्ड के अंदर, ठीक है। उसकी जो दिमाग की जो जिज्ञासा है ना वो उसकी शांत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए एक अध्यापक को अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। हमारे यहाँ पर जो बैचेज चले हुए हैं, अभी आगे चलकर केमिस्ट्री के बैचेज होंगे, हमारे यहाँ पे कॉमर्स और हिस्ट्री, ये सभी बैचेज अभी चले हुए हैं दोस्तों। आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हो। आपको यदि ऑनलाइन हमसे जुड़ना है तो प्ले स्टोर पर जाइए और आप हमारी ऐप एडू चाणक्य डाउनलोड कीजिए, आपको सभी तरह के बैच वहाँ पर मिलेंगे। और हमारे जो छात्र अभी इंटरव्यू दे के आने लग रहे हैं या जिन्होंने अभी पीछे दिए थे, जिनकी लिस्ट भी आ चुकी है, नंबर वो बहुत अच्छे नंबर उनको मिले हैं, और आप हमसे जुड़िए, आपको भी बेहतर अंक मिलेंगे और आपका हम एक अच्छा मार्गदर्शन करेंगे, और आप भी जल्द ही शिक्षा विभाग का हिस्सा बनोगे। तो आप सभी के लिए हम दुआ करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।